नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जोरदार तालियों से अभिवादन करें हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच यहाँ पर पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें, स्वागत करें। साथ ही मैं निवेदन करूंगा अजला साहब से, शिवराज सिंह की वे माननीय मुख्यमंत्री जी का आज की इस बेला में श्रीफल, शॉल और तुलसी की माला से अभिनंदन करें, स्वागत करें। सामने तो अजला जी सामने जाती है। सामने भी नहीं है। मैं अति व्यस्त समय निकालकर अपने इस आदमी कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, उनका बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियों से एक बार पुनः अभिनंदन। पर्यावरण को लेकर बड़ा आत्मीय उद्बोधन हमारे सामने जोशी साहब दे रहे हैं। जोशी साहब, पुनः निवेदन आप आरंभ करें। मैं आप सबसे एक ही बात का अनुरोध कर रहा हूं कि अगर हमें कहीं पे आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती को समझना चाहिए तो वो एक ही है कि प्रकृति अब पृथ्वी हमारा साथ छोड़ रही है। और आप ये भी मान लीजिए कि अगर हम पश्चिमी सभ्यता के मारे लोग अमेरिका या यूरोप या किसी बड़े देश के अनुयायी हैं, तो आपको मैं स्पष्ट शब्दों में बता दूं, जो जितना ज्यादा विकसित देश है आज वो उतने बड़े कष्टों से गुजर रहा है। अमेरिका में आए दिन प्रकृति की आपदाएं आप में पड़ रहे हैं। कब किस जगह बाढ़ आ जाए, ये वो देश है जिनके पीछे हम सब पागल हुए और हमने भी अपने देश को उसी तरह ढालना शुरू किया। वो तो सबुद्धि आ गई कि कहीं आज हम अपने देश के भीतर उस ज्ञान विज्ञान, उस वैदिक समझ को दोबारा वापस लाना चाहते हैं। क्योंकि आप तो जानते हैं कि जिस प्रभु को हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, जिसको कि आप में से किसी ने नहीं देखा, बोलिए किसने प्रभु को देखा? हम में से कोई बता दे कि क्या भगवान शिव को देखा, रामचंद्र जी को देखा, कृष्ण को देखा? हमने कभी भी किसी प्रभु को नहीं देखा। अगर हमने कभी कुछ देखा है तो वो प्रकृति है। हर पल सांस लेते हैं, हम पानी पीते हैं, पृथ्वी का नमन करते हैं और ये साक्षात प्रभु है। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम एक तरफ हर घर में हमारे मंदिर है, हर घर में हमारे पूजा होती है, लेकिन प्रकृति से अलग अलग होकर। क्या आपकी पूजा में पानी शामिल नहीं है? क्या आपकी पूजा में पृथ्वी शामिल नहीं है? और इसलिए अब सबसे बड़ी चुनौती अगर दुनिया की हो गई, और वो अमेरिका जो शस्त्रों में सबसे सर्वोपरि है दुनिया में, आज वो न तो कोविड को हरा पाया था, आपको पता है, न वो तमाम आपदाएं जो आई उनसे भिड़ पाया, वो कुछ नहीं कर पाया। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है, प्रकृति सर्वोपरि है। और अगर इसका कहीं कुछ छुपा है उत्तर, तो अपने वैदिक ज्ञान में छुपा है। और वैदिक ज्ञान प्रकृति के केंद्र में वृक्ष, जल, नदी, हवा, मिट्टी, ये उसके केंद्रीय मूल्य है। और इसलिए मैं समझता हूं कि आज की दूसरी बड़ी चुनौती है कि राजनीतिक स्तर पर इसकी बड़ी समझ होनी चाहिए। अब मैं तो आपको प्रणाम करता हूं शिवराज चौहान जी कि एक राजनीतिज्ञ होकर आपने इस तरह की सोच को जन्म दिया है, पहली बात। और मैं तो ये समझता हूं कि मध्य प्रदेश मध्य में है और इसकी मध्यस्थ होने के साथ साथ इस पर एक और दायित्व है जो मध्यस्थता का बनता है। और वो मध्यस्थता कहां से आएगी? वो मध्यस्थता यहां से आएगी कि मैं एक सवाल आप सबके बीच में भी रख रहा हूं। पिछले 15, 20, 25 सालों में आपने कितनी प्रगति की? आपके पास आंकड़ा है, सकल घरेलू उत्पाद, आप जीडीपी सारे देश दुनिया में हम ये बोलते हैं, पर क्या आपके पास ये आंकड़ा है?
आपके मध्य प्रदेश ने कितना पानी जोड़ा, कितने जंगल लगाए, कितनी मिट्टी लगाई, आपके होंगे टुकड़ों टुकड़ों में आंकड़े, लेकिन उसी तर्ज में ये जीडीपी भी पश्चिमी सभ्यता की देन है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हमारे पास एक और आंकड़ा होना चाहिए जो हमारी जान से जुड़ा है। जीडीपी तो जहान से जुड़ी है, कितनी जीडीपी बढ़ गई तो ये ढांचागत विकास हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आ गई, लेकिन जान बचाने के लिए एक और सूचक की आवश्यकता है, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट, सकल पर्यावरण बात कि हम कितना जंगल इस साल हमने बढ़ाया। मैं शिवराज चौहान जी आपसे यही अनुरोध कर रहा था, अगर आपने इतने वन बनाए वो एक सम्मिलित रूप में कितना पानी, हवा, मिट्टी, पानी को दिया, अब मुझे लगता है कि शायद आप इस देश के उन राज्यों में से एक प्रखर होंगे अगर आप गंभीरता से एक लेखा जोखा इस समानांतर करें कि आपने कितना आर्थिक विकास इस साल किया, उसके समानांतर आपने कितना प्रकृति और पारिस्थितिकी को बेहतर किया, ये आंकड़ा आप देंगे तो आप देश दुनिया में एक अलग स्थान रखेंगे। ये बड़ी स्पष्ट की बात है। ये चुनौती हमारे पे थी वैज्ञानिक होने के नाते, लेकिन हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्वीकार्यता कर ली है कि हाँ जीडीपी भी होनी चाहिए, एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्र ने इसको छाप दिया है और इसे स्वीकार कर लिया है कि हाँ एक जीडीपी भी होनी चाहिए। मैं इसी प्रार्थना के साथ यहाँ पे हूँ और मेरा आपसे अनुरोध है शिवराज सिंह चौहान जी से भी और वर्तमान मुख्यमंत्री जी से भी, मुख्यमंत्री जी से भी, आप युवा लोग हैं, नई सोच आपके अंदर दी ही होगी और विरासत में तो आपको बहुत कुछ मिला ही है। मैंने कहा है पेड़ भी मिले और ऐसी सोच भी मिली, तो अगर आप इस रास्ते को अपनाते हैं तो आप निश्चित रूप से जहान भी बनाएंगे और जान भी बचा पाएंगे। जान प्रकृति से है, जहान जीडीपी से है। आपका प्रणाम और धन्यवाद। पर्यावरण संरक्षण के आपके प्रयासों को हम प्रणाम करते हैं और आप इस कार्यक्रम में पधारे, हमारे कार्यक्रम को सार्थक बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जोश जो शब्द संगीत के सुरों में बंद कर दिलों तक पहुंचकर बरसों राज करते हैं, ऐसे एक शब्दकार गीतकार हमारे बीच आप उपस्थित हैं। लगभग 600 फिल्मों में और गैर फिल्मी गीतों में आपने फिल्मों में गीत लिखे हैं। 3 दशक तक गीतकारों के सरताज रहकर 500 से ज्यादा फिल्मों में आपने गीत लिखे हैं। 3 बार आप फिल्म फेयर पुरस्कार जीत चुके हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं गीतकार समीर अंजान साहब का। आए और हम सभी को अनुरोध करेंगे। समीर जी। हार्टफुलनेस के संरक्षक, मानवता और पृथ्वी के सच्चे पुजारी हमारे श्रद्धेय पूज्यवर गुरुदेव दाजी जी के चरणों में शतशत नमन करते हुए मंच पे वदासीन जितने भी धर्मगुरु हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री साहब, मुख्यमंत्री, आप तमाम लोगों के मैं प्रणाम करता हूं। और आपने मुझे इस अवसर दिया, इस मंच पे पर्यावरण सम्मेलन में बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसे आयोजनों में किसी फिल्म के गीतकार को बुलाया जाए। इसके लिए मैं दादी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमने गीतों के माध्यम से बहुत बार अपनी बात कहने की कोशिश की है, मगर मुझसे पहले जो गुरुदेव बोल रहे थे उन्होंने बहुत कुछ बताया, आपको बहुत कुछ समझाया। ये हमारा सौभाग्य है कि पहली बार मैंने अपने जीवन में किसी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसे सम्मेलन में, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने तो ये शुरुआत कर दी थी जब मुझे ये खबर मिली कि
शिवराज चौहान जी जो हैं वो वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं और हर दिन एक वृक्ष लगाते हैं, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो इस विषय पे अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। पहली बार जीवन में मेरी अभी 3 या 4 दिन पहले दादी से मुलाकात हुई। इनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था और जब मैं इनसे पहली बार मिला और जिस तरह से मुझे इन्होंने हृदय से लगाया, मैं 2 दिन के बाद जाने वाला था कान्हा से, हैदराबाद से, मगर इन्होंने मुझे कहा नहीं तुम मेरे साथ चलो। मैंने मुंबई का सारा कार्यक्रम कैंसिल किया और इनके साथ जुड़ गया और मैं 3 दिन से इनको जी रहा हूं। इनका जब साथ मिला तो मुझे वो एक पाकिस्तानी गाने की एक लाइन बहुत याद आई कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। काश मैं 10 साल पहले, 20 साल पहले इनसे मिल चुका होता तो आज फिल्मों में कितने गाने मैं पर्यावरण पे, वृक्षों पे लिख देता, मैं आपको बता नहीं सकता। मगर मैंने कसम खाई है कि अब फिल्म के अलावा जो कुछ भी लिखूंगा केवल पर्यावरण पे लिखूंगा, प्रकृति पे लिखूंगा और इसे बचाने की कोशिश करूंगा। हमारे भारतवर्ष की जनता ने हमारा बहुत साथ दिया है। मेरा नाम जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया तो मुझसे पूछा उन लोगों ने कि आपने दुनिया में सबसे ज्यादा गाने लिखने का कीर्तिमान हासिल किया, और उस सम्मान ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया। जब भी कोई सम्मान मिलता है, ऐसा मंच मिलता है, तो और बेहतर काम करने का एक उत्साह दिल में पैदा होता है। मगर वो सारे सम्मान, फिल्म फेयर, मुझे मध्य प्रदेश सरकार ने 2 बार सम्मानित किया है, किशोर कुमार सम्मान से। शायद उस कार्यक्रम में शिवराज जी आने वाले थे मगर ये आ नहीं पाए और इनसे मेरी मुलाकात उस वक्त नहीं हुई। मुझे दुष्यंत कुमार सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि सर हम आपके गानों से तो बहुत वाकिफ हैं, आशिकी, साजन, दीवाना, राजा हिंदुस्तानी, कुछ कुछ होता है, जस्ट बहुत बड़ी लिस्ट है, वो फहरिस्त बताने लगूंगा तो आपको कई घंटे लग जाएंगे। मगर आपका नाम हम लोग बहुत कम जानते हैं। तो मैंने उनको एक शेर सुनाया कि दुनिया को देख के रोशनी बेनूर हो गए, दुनिया को देख के रोशनी बेनूर हो गए, हम नाम नहीं काम से मशहूर हो गए। आप हमारा नाम न जाने, हमारा साहित्य का नाम आप जाने न जाने, मगर चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं, आप जरूर जानते होंगे। तो हम नाम से नहीं, हम काम से जाने जाने की कोशिश करते रहे हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं और परम श्रद्धेय गुरुदेव से मैं वादा करता हूं कि पहली शर्त तो मैंने ये रखी है कि मैं जिंदगी में जो कमाऊंगा उसका 10% जो है हार्टफुलनेस के नाम होगा। और जैसा गुरुदेव ने कहा कि ये मानवता की रक्षा के लिए हम वृक्ष लगा रहे हैं, हम अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप प्रकृति की सुरक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं। और इतना बड़ी जनसभा यहाँ बैठी हुई है और आज 140 करोड़ लोग अगर ये कसम खा लें कि मुझे रोज एक वृक्ष लगाना है, तो आप कैलकुलेशन भूल जाएंगे कि हिंदुस्तान में कितने वृक्ष लग जाएंगे 1 साल के अंदर। और अगर इन तमाम बातों को जानने के बाद भी अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये आप निश्चित समझ लीजिए कि आपका विनाश निश्चित है। दुनिया का कोई डॉक्टर, दुनिया की कोई दवा आपको नहीं बता सकती, क्योंकि आप अपने मौत का सामान इकट्ठा करेंगे अगर रोज एक वृक्ष नहीं लगाएंगे। कसम खाइए कि अब हर दिन एक वृक्ष लगाना है। और अगर आपको ये मुमकिन नहीं है तो ऐसी जो संस्थाएं हैं उनमें अपना योगदान दीजिए, क्योंकि उनकी जिंदगी जो है वो सिर्फ यही है। आज गुरुदेव दादी का केवल एक ही सपना है कि मैं हिंदुस्तान में इतने आश्रम बना दूं, इतने हार्टफुलनेस बना दूं कि जिधर से हिंदुस्तान के लोग जाएं उनको कहीं न कहीं हार्टफुलनेस दिखना चाहिए। इसके लिए मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा, क्योंकि ये किसी उनके या किसी हार्टफुलनेस के भविष्य को बनाने की बात नहीं है, ये देश को
बचाने की मुहिम है, इसमें आप तमाम लोगों का योगदान होना चाहिए। और हम तो अपने लेवल पे बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, मगर जब सरकारें ऐसी चीज से जुड़ जाती हैं तो मुहिम बहुत जल्दी बहुत दूर तक पहुंच जाती है और बहुत विलंब हो चुका है। अभी बहुत जरूरी है इस पे तुरंत कदम लेने के लिए। इसमें अगर विलंब हुआ तो फिर समझिए हम अपने विनाश को आमंत्रण दे रहे हैं। और अगर जीना है तो वृक्ष लगाना जरूरी है। गुरुदेव के लिए मुझे याद नहीं था कि जब मैंने ये गाना लिखा था तो सचमुच इनकी कोई तस्वीर मेरे दिमाग में रही होगी या मेरे जहन में कहीं न कहीं इनका एक तसव्वुर रहा होगा जब मैंने वो गाना लिखा। और आज आपको मेरे साथ, ये मैं आपको हौसला देने के लिए बोल रहा हूँ। बहुत मशहूर गाना है, मैं अगर 2 लाइन बोलूंगा आपको पूरा गाना याद आ जाएगा। हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे ने सुना है और आपको हौसला देने के लिए ही ये गाना मैंने लिखा था। और वो गाना था, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो अगर आप कसम ले लें, आवाम जिस चीज का फैसला कर ले उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको केवल फैसला करना है। हम आपके साथ हैं, हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है। मैं फिर से, बहुत कम वक्त है, बहुत विलंब हो चुका है, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। शिवराज जी आपका, मोहन जी मैं आपका और इन तमाम धर्म गुरुओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और आप तमाम बहनों और भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अनजान जी के गीतों में बहुत जान है, और अब वो अनजान भी नहीं है। लेकिन अब हम फिर से अजनबी नहीं बनेंगे। चलो एक बार फिर से हम अजनबी नहीं रहेंगे। पर्यावरण बचाने के काम में आपका योगदान देते रहेंगे। आप आए, इसलिए तालियां बजा के आप स्वागत कीजिए। मित्रों, हमारे बीच दाजी है, अद्भुत। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, पद्म श्री, पद्म विभूषण, ये अलंकार उंगली छोटे हैं। भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के नए पथ का दिग्दर्शन हार्टफुलनेस के माध्यम से उन्होंने मेरे छोटे से आग्रह पर, क्योंकि वो दुनिया बदलने के काम में लगे, पर्यावरण के लिए बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन सहज ध्यान जो उन्होंने प्रारंभ करवाया है उसके लिए अद्भुत परिणाम है। मेरे छोटे से आग्रह पर वो पधारे हैं। स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद मैं उनका हृदय से आभारी हूं, और आप तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, हृदय से अभिनंदन कीजिए। और मैं अब उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। श्रद्धेय दादी। पुस्तक का विमोचन है उनकी, मैं जरा जाना उसका मैं आपको बुला रहा हूं, लेकिन आपके पहले आपकी पुस्तक का विमोचन है, तो वो विमोचन अवश्य करवाएं। मोहन जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, और अनिल जी, जोशी जी, वो पुस्तक का विमोचन करें। इस पुस्तक में स्पिरिचुअल एनाटॉमी के नाम से ये आपके बीच में है, और गीता का सार और विभिन्न वो विचार जिनसे आध्यात्मिकता का उदय होता है, जिनसे पर्यावरण का विचार होता है, जागृति आती है। और श्रीराम चंद्र मिशन में 43 में मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को जोड़ा। ऐसे बहुत सारे संकल्प इस पुस्तक के माध्यम से आप भी अपने जीवन में अपना सकते हैं। पूरे विश्व में इस पुस्तक के द्वारा लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य श्री रामचंद्र मिशन कर रहा है, और पूज्य दाजी ने ऐसी पुस्तक को आप सबके बीच में लेकर के आए हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, जोरदार करतल जोरदार तालियों से अभिवादन करें। आशीर्वाद देने के लिए
रिस्पेक्टेड मोहन यादव जी करंट सीएम, और जैसे जोशी जी ने बताया उनको एक्स सीएम मत बोला करो क्योंकि वो पद से कुछ ऊपर है। जोशी जी ने बताया कि गवर्नमेंट लोग, पॉलिटिशियन लोग इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेवे तो काम जल्दी हो जाए, लेकिन ये कई सालों से, बचपन से ही शिवराज जी का इंटरेस्ट रहा है। पौधे लगाए, सब जगह लगाए, और जब ऐसी चाहत वाले दो जुगारी लोग मिल जाते हैं, हमारे साथ मेरी उनकी मुलाकात हो गई, तो हमें तो क्या चाहिए, जो दो नशा मजा करते हैं इनमें ही नशा मिलता है, तो हमारी दोस्ती हो गई, परिचय हो गया। तो उन्होंने, जैसे हम टेस्ट ड्राइव के लिए कार चलाते हैं ना, तो एक बड़ी पहाड़ी दे दी शिवगढ़, जो करीबन 2000 से एकड़ से ज्यादा है, और हमने सिर्फ 3 महीने में उसकी सूरत बदल दी। वहां पे शुरू किया पहला काम जल का, पानी कैसे बचाए वहां पे, और पहाड़ियों में पानी बचाना बहुत आसान हो जाता है। बहुत पानी के तालाब बना दिए सिर्फ 3 महीने के अंदर, और इसकी वजह से इस मौसम में अगल बगल के जितने भी गांव हैं वहां पानी भरपूर हो गया, जो अभी 3 दिन फसल ले रहे हैं, तो उनकी इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी बहुत जबरदस्त रहा। एनीवे, my first footsteps into making forests has been in Madhya Pradesh. ये इनकी चाह के है, चाहत से है, प्रभु की कृपा है, यहाँ की जनता का भी बहुत सपोर्ट रहा है, और उन्होंने जो नायडू गारू जो यहाँ बैठे होंगे कहीं पे, और साहब जी ऑपरेशन कहो या ऑर्डर्स कहो, जन अभियान द्वारा गांव-गांव में, हर गांव में, आउट ऑफ 52,000 विलेजेस ऑफ मध्य प्रदेश, वी कवर्ड 42,000 विलेजेस, जहां हर घर में ध्यान करवाया 3-3 दिनों तक। हमने जब इंदौर से भोपाल आ रहा था, हर गांव के लोग खड़े होके गाड़ियां रोकते हैं, साहब ध्यान करवाइए, हर गांव में कितना टाइम लगता है इंदौर से भोपाल आने के बाद में, हर विलेज स्टॉप यू, फोटो लेंगे, ध्यान करना है। उनको बोलिएगा कि अपना जो जन अभियान, तो जो अभियान चलाया था, इट्स अ मल्टी लेयर अप्रोच इन द सोसाइटी, जिसकी वजह से जो खाना आके जो जन अभियान के लोग कुछ नया नया सीखते हैं कि खेती उत्पादन डबल कैसे करें, कार्बन क्रेडिट किसानों को कैसे मिले, जिसकी वजह से उनकी इनकम बढ़ जाए, नए नए नुस्खे। ध्यान तो है ही है, ध्यान रिमेन्स द फाउंडेशन। योगः कर्मसु कौशलम, योग करो, ध्यान करो, उसकी वजह से सब कुछ आसान हो जाता है। क्या करना है और खास करके क्या नहीं करना है, उसकी सूझबूझ जल्दी आ जाती है। ध्यान करने से सुबह पता चल जाता है क्या आज क्या नहीं करना है, क्योंकि अपना चेतना, अपनी जो चेतना है उसमें सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। कौन सा पौधा लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है, हमें सिखाया गया था बचपन से कि तुलसी के पत्ते संध्या काल के बाद मत तोड़ा करो। ये भी साइंटिफिक है, कई लोगों को पता है, कई लोगों को पता नहीं है। उसमें सब फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो लेवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, जो दिन में जो उसके मोलिक्यूल्स है वो रात को बदल जाते हैं, जो टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं। इसकी वजह से नहीं खाते। जैसे हम मूली खाते हैं
आफ्टरनून के बाद मूली खाने से शरीर में पेट में गैस पैदा होता है, इसलिए बोलते हैं 12 बजे के पहले चोरी करके भी मूली खाना पड़े तो खा लो, कोई मुफ्त में दे दोपहर के बाद मत लो। तो ये भी साइंटिफिक है। हमने पढ़ा था कॉलेज टाइम्स में कि सर्टन हर्ब्स जो है डिजिटालिस पल्पुरिया, उसकी जब हार्वेस्टिंग करते हैं वो सुबह सुबह ही होती है, आफ्टरनून या इवनिंग में नहीं होती है, क्योंकि जो डिजॉक्सिन जो है हार्ट के लिए उसका जो केमिकल वो मैक्सिमम होता है सुबह सुबह। तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा था इस मुहूर्त में, इसी समय में, इसी मास में ही उसका चवन होना है या उसको बोना है या उसकी फसल करनी है, सब साइंटिफिक है। हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कितनी सोच होती है कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए, वृक्ष के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अभी रिसर्च जो हो रही है, केमिकल्स बनाते हैं, लेकिन कितना बनाओगे आप? दूसरा चीज जो है खास इंपॉर्टेंट, आप जब भी बीमार हो, आपने जो भी वृक्ष लगाया हो और उस वृक्ष की जो ट्रंक है, उसका तल है, उसकी जो विड्थ है अपनी कंध से छोटी रहे, उस पर बैठ जाओ, उसे प्रार्थना करो कि मुझ में जो खामियां है वो पूरी करो और आपको जो चाहिए वो मेरे शरीर से ले लो। प्रार्थना करके बैठना बहुत जरूरी है। तो आप देखना, आप ट्राई भी करना घर जाके, सब कुछ किसी को हेडेक हो गया, सर दर्द हो गया, आपके घर में शायद तो एक पौधा हो, उसके कंधा लगा के देखना क्या होता है। कहा जाता है, मेरे गुरुजी महाराज बोलते थे, जिसको बहुत गुस्सा आता है उसको पीपल के पेड़ के नीचे सो जाएगा, तो एक हफ्ते के अंदर उनका गुस्सा जो आदत होती है वो चली जाएगी। कई लोग ऐसे होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, सिंपल एलर्जिक थिंग्स, कोल्ड एंड फ्लू, हाई बीपी। जापान में इनके लिए पर्यावरण बनाए गए, डिपेंडिंग अपॉन ए डिजीज। ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑनरेबल शिवराज जी, we had a discussion कि ऐसे पर्यावरण बनाए, and we were almost about to get, but then the election started and then the whole project stopped. कि इंडिया में फर्स्ट टाइम इन मध्य प्रदेश we can create one अलग अलग पॉकेट्स कि जहां वेरियस डिजीजेस कैन बी ट्रीटेड। एंजाइटी इज नंबर वन थिंग टुडे अमंग्स यंगस्टर्स। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्लीप डिसऑर्डर्स है। तो छोटी छोटी कॉटेज, छोटे छोटे पर्यावरण अलग 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 सेक्टर्स में हम जब करेंगे तो नेचुरल उनकी तबीयत में कुछ रोशनी आ जाएगी। और कुछ भी नहीं हो रहे फिर भी वहां हम चलेंगे तभी हमारी तंदुरुस्ती बढ़ती रहेगी। भोपाल जैसे शहर में या इंदौर जैसे शहर में आप प्राणायाम करोगे, पता नहीं फायदा होगा कि नुकसान होगा। और दिल्ली में तो प्राणायाम करेंगे तो गारंटेड नुकसान होगा। तो स्वच्छ वातावरण, pure air is very necessary. AQI less than 50, you can never imagine 50 होगा, कहीं पे भी चले जाओ, शहर के अंदर हो या शहर के बाहर हो। यहाँ गांवों में भी AQI इतना नहीं होगा, ज्यादा डबल ट्रिपल होएगा। क्यों? सिर्फ वनस्पतियों का लैक नहीं है, अज्ञान है, इग्नोरेंस है लोगों में। घर में साफ करते हैं और बाहर फेंकते हैं, कोई ले जाए, दुकान वाला भी आगे साफ करेगा और बाहर फेंकेगा, और बाद में वाहन जाएंगे तो फिर से घर में आएगा। साफ करते ही रहो पूरी जिंदगी भर,
So this knowledge, awareness is very much necessary. Third thing I would like to share with you, बहुत सोचने की बात है। वनस्पतियों से, वृक्षों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आम का पेड़ देखा होगा, चीकू जो सॉफ्ट होता है, जो भी सॉफ्ट वुड है, चीकू का वुड देखिएगा सॉफ्ट वुड है, मैंगो का देखिएगा सॉफ्ट वुड है, जामुन का देखिएगा सॉफ्ट वुड है। जितने भी हार्डवुड ट्रीज हैं वो कभी सूखते नहीं और उसमें कुछ अच्छा फल भी नहीं है। कॉरोलरी वाइज व्हाई एम आई सेइंग, जिनका हृदय नम्र नहीं होता है, पत्थर जैसा हो जाता है, वो दुनिया के लिए बोझ बन जाता है। हमारा हृदय सॉफ्ट होना चाहिए। प्रेसिडेंट मुर्मू के साथ हमारी बात हो रही थी, मैं थोड़ा मेरी विजडम दिखाने की कोशिश सब जंगलों को खत्म कर दिया। इसके बारे में एक चीज मैं आपका टाइम लेना चाहूंगा सर। सन 1929 में हमारे आदि गुरु, उनको रिक्वेस्ट किया था उनके सत्संगियों ने, मारवा डिस्ट्रिक्ट जो रतलाम के पास है, तो उनके बुलावे पे तो वो आ गए और यहाँ की जो ब्यूटी देखी प्रकृति की, वो देख के उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि ये मुझे काकभूषण जी के आश्रम की याद दिला रहा है। तो उन्होंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा कि काकभूषण जी का आश्रम कैसा था, जहां गरुड़ जी अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ शिव, लॉर्ड शिवा, वेंट टू गेट द नॉलेज फ्रॉम काकभूषण जी। काकभूषण जी का आश्रम अद्भुत था, प्रकृति भरपूर भरी थी। जो भी वहां जाए, साधना तपस्या करे तो उनका उद्धार हो जाता। तो हमारे गुरुदेव ने भी सोचा कि ऐसा आश्रम में बनाओ। 1929 की ये लिखी हुई बात है। प्रकृति देख के बहुत खुश हो गए। उस समय में यूनाइटेड स्टेट्स में रहता था। जब इंडिया आया, ये पढ़ने के बाद मैंने देखा चलो मारवा डिस्ट्रिक्ट घूम के आते हैं, तो होएगा वहां पे। बड़ौदा आया, बड़ौदा से दबाई होके ड्राइव करके मारवा डिस्ट्रिक्ट में। ताज्जुब की बात है, एक भी वृक्ष नहीं था। पानी के बारे में जो उन्होंने चर्चा लिखी है 1929 में, मारवा डिस्ट्रिक्ट पानी फ्लो हो रहा, प्रकृति खत्म हो चुकी। तो उसको देख के बहुत दुख हुआ कि कैसे हम लोग हैं प्रकृति का नाश कर देते हैं। हम न कुछ बनाए ठीक है, लेकिन नाश मत करो। मुर्मू जी का एक रिक्वेस्ट था कि एक मैसेज दुनिया को पहुंचाओ कि लकड़ी का फर्नीचर जितने भी हो कम कर दो।
अल्टरनेट मटेरियल बहुत मिल चुके हैं। लकड़ी के फर्नीचर बहुत ही कम कर दो। आप वृक्षारोपण करो या न करो, और मैं तो गवर्नमेंट सबको रिक्वेस्ट भी करता हूँ टू कॉपी सम अदर गवर्नमेंट्स हु आर डूइंग बेटर जॉब देन अस। कोई अच्छा काम कर रहा है या कोई अच्छा काम शुरू हुआ, जनरली क्या होता है, डिपार्टमेंट में कोई हेड चेंज होता है ना, तो जो अच्छा काम करता है सब बंद कर देता है, नया शुरू करो। बाद में इसके बाद कोई आएगा, वो पहले वाला बंद करेगा, दूसरा शुरू करेगा, उसका कभी भी कंप्लीशन नहीं होता है। सिंगापुर में every graduate has to have at least 3 or 4 or 5 trees planted, depending upon how many years you have spent in a college. Suppose आपके 2 साल का कोर्स है तो 2 trees तो लगाना ही पड़ेगा before you can get your degree. हम तो स्कूल से ही शुरू करना चाहेंगे कि स्कूल के बच्चों को 1 पौधा कंपल्सरी लगाओ ही लगाओ। एक ही लगाना है बस। फर्स्ट ईयर में 1 लगाओ, सेकंड ईयर में 1 लगाओ, और देखो अपने जीवन काल में वो कैसे बड़ा हो रहा है। सबके पास, अभी तो बच्चों के पास भी फोन होता है, तो उसका ट्रैक रखो। और जब आपको प्राइमरी स्कूल से निकलना है, हायर सेकेंडरी में जाना है, कॉलेज में जाना है, एडमिशन के लिए वो मैंडेटरी होगा कि ये आपका प्रोजेक्ट दिखाओ मुझे। जब तक कंपल्सरी कुछ नहीं होता है ना, जागरूकता नहीं आती है जब, तो कुछ न कुछ हमें कंपल्सन करना पड़ेगा। और दूसरी चीज है जो हमने शिवराज जी से पहले बात की थी, यदि इकोनॉमिकली भी हमें अपने हर गांव में गोचर भूमि तो है ही है, और मध्य प्रदेश में ऐसी फालतू जमीन पड़ी है जितनी इतनी जमीन है यहाँ पे कोई भी राज्य में नहीं है। 1 एकड़ में हम 200 या 300 होते हैं, 300 सैंडलवुड, व्हाइट सैंडलवुड लगाओ, 15 साल में वो मैच्योर होते हैं। आपके पास कैलकुलेटर लगाओ, एक पौधे की कीमत हो जाती है 15 सालों के अंदर मिनिमम 3 लाख। 300 पौधे की कितनी होएगी? और 10 एकड़ में लगाओगे, हर गांव में 50 से 100 एकड़ तो होता ही है, और वही इनकम सब गांव वालों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पंचायत राज से बड़ी मुसीबत हो गई है अपने देश में, भाई में बैर हो गए, दुश्मन हो गए गांव। अभी गांव में हार्मनी लानी है, यूनाइटी लानी है, तो ऐसे प्रोजेक्ट कि वो पौधों को सिक्योर करने के लिए गांव में यूनिटी आए, क्योंकि इनकी इनकम तो करोड़ों में है। तो गांव को मजबूत बनाना है इकोनॉमिकली भी। आप देख लिया ना, 90 crores to 100 crores in 15 years average village can make। उसके साथ साथ there are many trees। आप गूगल के देखो, अफ्रीकन ब्लैकवुड गूगल करो, कितनी कीमत है? 1 किलो वुड की कीमत है 8 लाख रुपीस, 1 किलो। एनीवे, आपको शौक नहीं है वृक्ष लगाने का, लेकिन पैसे का तो शौक है ना, उसके लिए तो लगाओ। सर, आप सभी को, खास करके हमारे मिनिस्टर सर है जो मोहन जी, हार्टफुलनेस संस्था द्वारा जो भी काम हो सके, सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में हम सब तैयार हैं। जब हमने ये 45,000 गांवों में गए थे, तो 10,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स लोग
इंटरनेशनली आए जिनको हिंदी भी नहीं आती है। साउथ इंडिया से भी बहुत लोग आए जिनको हिंदी नहीं आती, लेकिन ध्यान में कुछ करना ही नहीं होता, बात ही नहीं होती है ध्यान में। आंख बंद करो और बोलेंगे शुरू करो, बस इतना ही है। जो भी काम होता है वो ट्रेनर्स कर लेता है, और जो सीखना चाहता है उसको अनुभूति होती है। ये जो किताब के बारे में अभी क्या बोलते हैं विमोचन हुआ, तो वो किताब हमारे अनुभव की है कि हर चक्र पे कैसा अनुभव होता है। पतंजलि के बाद इसके बारे में, योग चक्र के बारे में किसी ने रिसर्च ही नहीं की। इसकी भी वजह है कि सहस्त्र कमल को फाइनल गिना गया। सहस्त्र दल कमल बिकम द फाइनल फ्रंटियर, अल्टीमेट गोल हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे सत्य चितानंद की हालत आ जाती है, तो लोग समझ बैठे कि आज के इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ ही आनंद ही आनंद। लेकिन जो आध्यात्मिकता के रास्ते पे बढ़ते हैं उनको आनंद को भी त्यागना होगा, तब उसके आगे कहने पता चलेगा। तो ये जो किताब है वो फर्स्ट टाइम हमारे गुरुजी महाराज की रिसर्च कि एसडीके सहस्त्र कमल के बाद की जर्नी कैसी होती है। तो आपको भी विनती है, बुक पढ़ो मत, लेकिन इसकी अनुभूति करो। थैंक यू। मित्रों, रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस के अलावा सनातन परिवार, हमारी ब्रह्म कुमारी दीदियां, गायत्री परिवार, आर्य समाज, बौद्ध समाज, माँ आशापुर दरबार, क्रिश्चियन समाज, बोहरा समाज, पतंजलि परिवार, अनेकों संस्थाएं आज यहाँ इकट्ठा है। मैं सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और मित्रों, अब समय है, हम लोगों ने जो संकल्प लिया है उसको मूर्त रूप देने का रास्ता बनाने का। हमारे बीच मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी यहाँ हैं। वो एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, विजनरी लीडर हैं, और मेरा अपना विश्वास है कि वो मध्य प्रदेश को कई गुना ज्यादा उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश प्रगति करेगा, विकास करेगा। लेकिन मैं मध्य प्रदेश से प्यार करता हूं, मध्य प्रदेश की जनता से प्यार करता हूं। और कोई भी अच्छा कार्यकर्ता हमेशा उसका सोच क्या होना चाहिए, मैंने अच्छा किया केवल ये नहीं, जो मेरे बाद है वो मुझसे बहुत अच्छा करेंगे, ये विश्वास और इसके लिए सहयोग। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश निश्चित तौर पर बहुत तेजी से प्रगति और विकास के पथ पर बढ़ेगा। मैं केवल इसलिए आया हूं कि इसके पहले पर्यावरण सम्मेलन में जो कुछ निश्चय किए हैं, हाथ उठा के संकल्प लेकर, नंबर 1 सबने ये तय किया है कि हम कम से कम एक पेड़ एक साल में, जन्मदिन, शादी की बरसगांठ, मैरिज एनिवर्सरी या बेटा बेटी के जन्मदिन, या हमारे जो पूर्वज हैं माता पिता उनकी पुण्यतिथि पर लगाएंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि पेड़ लगाने के लिए जमीन भी चाहिए और पेड़ की सुरक्षा भी चाहिए। इसलिए सहज हम सब लोग के मन में ये बात थी कि समाज और सरकार दोनों मिलकर काम करें। अकेले सरकार भी नहीं कर सकती, अकेला समाज भी नहीं कर सकता, दोनों का तालमेल जरूरी है। तभी प्रधानमंत्री जी ने जो नेट जीरो का लक्ष्य दुनिया को दिया कि भारत 2070 तक नेट जीरो का टारगेट प्राप्त कर लेगा, हम उस टारगेट को प्राप्त करने में सहयोग कर सकेंगे। और इसलिए हर शहर में सरकार को स्थान तय कर दे कि अगर किसी को पेड़ लगाना है तो बड़े शहरों में एक से ज्यादा, जैसे इंदौर भोपाल में एक जगह तय करेंगे तो बहुत दूर आना पड़ेगा लोगों को, तो एक से ज्यादा स्थान पार्क हो सकते हैं, अलग अलग स्थान हो सकते हैं, स्थान तय हो जाए और वहां लोगों को
सूचना हो तो भाई यहाँ आप पेड़ लगा सकते हो, आपको लगाना है। ग्राम पंचायत में भी गांव के पास नहीं तो थोड़े दूर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर स्थान तय हो जाए तो लोग वहां सहज रूप से पेड़ लगा सकेंगे। कई लोगों ने इच्छा प्रकट की है कि एक ट्री बैंक बने, और ट्री बैंक का मतलब यह कि पेड़ चाहिए तो हर एक पेड़ खरीदने जाए उसके बजाय उसको एक स्थान पे कहीं पेड़ मिल जाए। और कई लोगों ने दान देने की इच्छा प्रकट की कि हम 10 पेड़ दे देंगे, हम 20 पेड़ दे देंगे, तो हर शहर में एक ट्री बैंक बन जाए ताकि लोग वहां से पेड़ लेके लगा सके, हर एक खरीदने नहीं जा पाए। और वो भी केवल सरकार नहीं, हम लोग मिलकर करेंगे, समाज को भी आगे आना चाहिए। तीसरी चीज जो तय की है, प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प किया है सोलर ग्रीन एनर्जी का, हर घर सोलर पैनल लगे। तो पर्यावरण सम्मेलन ने यह तय किया है कि हम अपने घर भी प्रयास करेंगे सोलर पैनल लगाने का, जो नई योजना प्रधानमंत्री जी ने दी है। और भोपाल में तो तय कर रहे थे, इंदौर भी इस संकल्प को ले, मनोज भी यहां बैठे हुए, कि हम धीरे धीरे पूरे शहर को सोलर कर देंगे, ग्रीन एनर्जी। तो उसमें हम जी जान से काम करेंगे, सरकार और समाज मिलके। तीसरी चीज तय की है सिंगल यूज प्लास्टिक, उसका उपयोग ना करने के लिए जन जागरण पैदा करेंगे। और चौथी चीज, बेटा और बेटी दोनों को बराबर मान के जितने बेटे जन्म लेते हैं उतनी बेटियां जन्म लें, इसके लिए जो जागरण पैदा करना है, प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाया, उसी को आगे बढ़ाने का हम संकल्प लेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि ये कर्मकांड नहीं है, पर्यावरण सम्मेलन। हम कुछ ठोस, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हर एक को सामाजिक काम करना चाहिए, कोई ना कोई काम अपने काम के अलावा, तो उस काम को करने के संकल्प के साथ आए हैं। और इसलिए मैं समझता हूं 11 बजे से लोग इकट्ठे, जितने लोग अंदर थे उतने लोग बाहर भी, तो सब उत्साहित होकर आए हैं। समाज की रचनात्मक शक्ति का जागरण है और मोहन जी के नेतृत्व में सरकार इसका पूरा उपयोग करके समाज को, अपने प्रदेश को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयत्न करे, और वो करेंगे, ये मेरा विश्वास है। मैंने फिर कहा कि मेरे अकेले से पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा, आप सबको इस अभियान में शामिल होना पड़ेगा। एक बार मुख्यमंत्री जी के सामने फिर आप बोलिए, सब तैयार हैं? सब तैयार है। तो सर आप भी तैयार है और समाज भी तैयार है, आप भी तैयार और सरकार भी तैयार, और दादी भी तैयार और नरेंद्र जोशी जी भी तैयार, हमारे सारे धर्मगुरु तैयार, और अनजान जैसे कभी भी तैयार। यहां तो सब तैयार ही है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश पर्यावरण के क्षेत्र में निश्चित तौर पर बहुत प्रगति करेगा। एक संकल्प मैं आपको दिला के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो इस सम्मेलन का समापन करे। हम लोगों ने ये सोचा है कि हर शहर में, हर गांव में छोटी टीम बने, पर्यावरण मंच, कोष्टक में जीवन, क्योंकि यह अलग अलग संस्थाएं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेके इंडस्ट्रीज के एसोसिएशन से लेके व्यापारी संगठन से लेके धर्मगुरु तक, तो एक प्लेटफॉर्म मिल जाए सबको, तो एक पर्यावरण मंच बने, और वो पर्यावरण मंच सरकार के सहयोग से इन कामों को नीचे मूर्त रूप दे। और हर 3-1 महीने में प्रदेश स्तर पर भी इन संस्थाओं के साथ बैठ के हो जाए, एक अम्ब्रेला हो जाएगा। जन अभियान परिषद भी यहाँ पे एक अम्ब्रेला बन जाएगी अच्छा काम करने की। आइए इस संकल्प के साथ मैं मुख्यमंत्री जी को बुलाऊंगा, आप मेरे साथ संकल्प लेंगे पर्यावरण बचाने का। और ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, देश का संकल्प है, दुनिया का संकल्प है, भारत का संकल्प है, इसी में विश्व का कल्याण निहित है। तो मेरे साथ आप दोहराएंगे, मैं संकल्प लेता हूं कि अपने जन्म दिवस पर व अन्य विशेष अवसरों पर वृक्ष लगाऊंगा व यथासंभव उसकी यह भी संकल्प लेता हूं कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए हर संभव
प्रयत्न करूंगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को यह धरती सुरक्षित मिले। बोलिए भारत माता की, धरती मैया की। और अब बिना किसी विलंब के मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वो हमको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, उसके पहले दीदी मेरा निवेदन है ब्रह्म कुमारी दीदी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का और शिवराज जी का पर्यावरण सम्मेलन के इस अवसर पर स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करें। दीदी से ब्रह्म कुमारी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे अपने इस कार्यक्रम की प्रेरणा शिवराज सिंह चौहान जी। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। जोरदार तालियों से अभिवादन करते हैं। आशीर्वचन देने के लिए पधारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। पर्यावरण सम्मेलन जी, आपका भी अभिनंदन। सत्यन जी पद्मश्री हैं और इसी साथ अनजान जी को भी गाने के वो कारण से पूरे फिल्मी संसार में अलग रूप से जानते हैं। उसी अलग की वही कोपल अब हम सब के बीच में आनंद के साथ बैठे माननीय समीर जी, डॉक्टर हजेला जी, समूचा मंच और आप सब। चूंकि देर बहुत हो गई है, मैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आज उन्होंने जम्मू कश्मीर से उच्चतर शिक्षा का पूरा कार्यक्रम और उसमें सहभागिता तो कश्मीर को लेकर के हम सब जानते हैं कि पर्यावरण की अगर बात चल रही है तो कश्मीर से श्रेष्ठ कौन सा प्रांत हो सकता है। कश्मीर का जो हम आनंद है परमात्मा की विशेष कृपा है। पर्यावरण के इस कार्यक्रम में आने थोड़ा विलंब हुआ, मैं वहां से आया हूं। परमात्मा जब प्रसन्न होता है तो पर्यावरण के लिए केसर भी अगर हमको मिलती है तो कश्मीर से ही मिलती है, उसके बिना केसर भी नहीं आती। कैसा उनका अपना परमात्मा की लीला है। ब्रह्म कमल खिलता है तो ब्रह्म कमल खिलने के लिए कितनी परीक्षा लेती पृथ्वी माता हमसे, और वनस्पति जिस रूप में आती है तो ऐसा लगता है कि विशेष आनंद आया है, विशेष आशीर्वाद मिला। और हम तो उस संस्कृति के एक तरह से पुजारी हैं जिसके कारण से भोजन भी भगवान बिना तुलसी दल के ग्रहण नहीं करते हैं। तुलसा जी की जो महत्ता वो छिपी हुई नहीं है हमारे सबके सामने। और मैं जहाँ से आता हूँ बाबा महाकाल की नगरी है, बिना बिलपत्र के भगवान भी प्रसन्न नहीं होते हैं। वन से कितना उनका सुंदर संबंध आता है। हमारे अपने विजय की कामना अगर हो तो विजय के लिए कौन सी पत्ती ढूंढते अपन दशहरे के दिन? बिना विजय भगवान राम को भी समय के पूजा के बिना विजय श्री हासिल नहीं हो। हम तो वन से कितना गहरा संबंध रखते। और जीवन की बात करें तो जीव और वन में संधि विच्छेद कर दो तो बिना वन के कैसा जीवन? वन और जीवन, वन और उपवन। अगर वन हटा दे तो कृष्ण कन्हैया कहाँ हमारे लिए जमुना जी का आनंद देंगे? कहाँ कदम्ब का क्या कहावत और क्या दुनिया हमारी है। और कई जन्मों के पुण्य के बाद इसी कारण से तो हमने इस पृथ्वी माता को खास करके भरत भूमि में हमने जन्म लेकर के
ये सभी ऋतुओं का आनंद देते हुए जिस प्रकार से परमात्मा ने विशेष आशीर्वाद दिया, इसी कारण से हमारे यहाँ संत की भी श्रेणी बन गई कि ऋषि और मुनि। और ऋषि और मुनि में अगर हमने ऋषि मुनियों को व्यक्तिगत जीवन में देखना हो तो मुनि वो जिनने ब्रह्मचर्य जीवन अपनाया हो, और ऋषि वो जो न्यूनतम संसाधन में अपना जीवन समाज को समर्पित करते हुए सब कुछ जो अपने जीवन में पाए वो सबको देने के लिए रखे। वो जीते जी ऋषि मुनि ढूंढना तो अपने वृक्षों में हम देख सकते हैं, वो हमारा जीवन देते हैं जो सीधे सीधे हमारे को अपने जीवन से। इसी कारण से कोई भी त्योहार बिना हमारे आम के पत्तों के साथ कैसे चल सकता है जब हमने मंगल द्वार की सजावट नहीं करे। कोई पूजा पाठ कैसी हो सकती, कलश के नीचे आम के पत्ते नहीं आए। हमारे यहाँ परमात्मा ने कदम कदम पर, एक नहीं दो नहीं, लगातार हर बार परमात्मा ने प्रकृति से जोड़ करके तो हमारी अपनी पूरी सनातन संस्कृति की रचना बनी है, जिसने हमारे लिए ये जीवन में परमात्मा ने एक विशेष कृपा की कि न्यूनतम संसाधन के साथ हमारे जीवन की शैली विकसित करे, जिसको हिंदू जीवन शैली कहते हैं। और वह हिंदू जीवन शैली से वसुदेव कुटुंबकम की आवाज भी तो यही से आती है, जिसके आधार पर नरेंद्र मोदी जी आज के इस दौर में पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। दो तरह की दुनिया हमारे सामने दिखाई दे रही है। अगर आप दुनिया को देखो, एक दौर वो है जिसने ताकत के बलबूते पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, जब हमने अतीत की बात करें तो अतीत में तो छोड़ो, आज भी दिखाई दे रही है। युद्ध जिस एक देश के एक अम्ब्रेला में कैसे भी बने थे, लेकिन बने हुए थे रूस और यूक्रेन। जब कई सालों तक इकट्ठा रहेगा तब तो कुछ आत्मीयता बन जाती, लेकिन आज भी जिस बात को ताकत के भरोसे से दबाने का जो संस्कार उनने पाया था वो बाहर निकल के आया। उसी कारण से इजराइल का युद्ध हो, बाकी युद्ध हो, और ऐसे युद्धों की आहट के बीच में शांति का संदेश कैसे निकलता है, तो भारत की तरफ से निकलता है। वो होंगे जो तलवार के बल पर दबाते हैं। हम तो कोविड में लोगों को दवाई बांटते हैं, हमको मिलते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उस वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर तो दुनिया में अपने जो पाया वो सबको देने के लिए निकल पड़ते। और एक नहीं दो नहीं, ऐसे हजारों हजारों उदाहरण बड़े पड़े। इसलिए आज हमारे अपने इस देश के अंदर भारत की जो दुनिया में महत्ता है वो हमारे विचार के कारण से, कि जो हमने समूची वसुधा को एक परिवार माना। हमारा कुटुंब कौन सा, मानवता। हमारा विचार कौन सा, शांति। हमारे अपने दर्शन क्या है, वो हमारे अपने दर्शन प्रकृति के साथ जीने की कदम कदम पर जो हमको सीख मिलती है, वो कोई शास्त्रों में लिखी होगी, वो लिखी होगी। भोजपत्र पढ़ करके राजा भोज को भी 1000 साल बाद हम याद करते हैं, क्योंकि हमारी साहित्य रचना भी भोजपत्र पे वन से तो रिश्ता जोड़ती है, वन से कहाँ अलग ले जाती है। हमारे लिए तो एक नहीं दो नहीं, अगर अपना दूर दराज जंगल में भी कोई अलग निरंजन करता संत तो उनका जलने वाला सामने जिसकी वो धुनी तापते हैं, बिना वृक्ष के कोई धुनी ताप सकता था क्या? लेकिन जलती धुनी एहसास कराती है कि जब तक जंगल है तब तक ही जीवन है, बिना जंगल के जीवन संभव नहीं है। ये जो कदम कदम पे हमको सीख मिलती है, मैं अपनी ओर से यशस्वी माननीय शिवराज जी भाई साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक अपने जीवन में एक नया अलग खास करके इस चौथी पारी में लगाया था कि एक दिन एक पेड़ रोज, और एक आपके माध्यम से कितनी बड़ी गंगा की धारा के समान अलग अलग तरह से आपने जोड़ा। किसको छोड़ा? आपने ब्रह्म कुमारी दीदियों को जोड़ा, तो अपने बोहरा समाज को जोड़ा, और अलग अलग प्रकार से बच्चों को जोड़ा। पर्यावरण में रुचि बनाने के लिए, रोज पेड़ लगाने के लिए कितना सुंदर विचार। और एक पेड़ रोज, चाहे कोविड का कठिन काल हो या कितनी जरूरी कोई आवश्यक यात्रा हो, हर दिन आपने याद रखा। ये हम सबके लिए प्रेरणादायी है। मैं बधाई देना चाहता हूं, और आपको ये सुंदर आयोजन की बधाई देना चाहता हूं, जिसके माध्यम से, और आपने कुछ कहा है तो कहा क्या है, आपने सबके लिए कहा, आपने अपने लिए तो कुछ बोला ही नहीं। आपने कितनी सुंदर बात कही कि वृक्षों का बैंक होना चाहिए। निश्चित रूप से ये कोशिश करेंगे कि हमारे नर्सरी के माध्यम से यहाँ पर ये खास करके स्थानीय निकाय में कहेंगे कि पहले तो बरसात के समय रखते थे, अब पूरे साल भी रख सकते हैं कि कोई अपने जन्मदिन पर या कोई खास अवसर पर लगाना चाहे तो वृक्ष उनको मिले। और इसी प्रकार से जगह जगह अपने टीएनसी का नक्शा पास करता है, तो हर जगह खास करके नगरीय क्षेत्र में तो वृक्ष की बगीचे में रहते ही हैं। तो इस तरह से योजना बनाएंगे, ये आपका सुंदर सुझाव है। मैं आज ही आपका विचार बिल्कुल नीचे तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा।
कि जो स्थानीय निकाय होंगे या ग्रामीण की ग्रामीण पंचायत होगी वो निश्चित जगह अपने पास रिजर्व करे, जहां पर जो भी अगर वृक्ष लगाना चाहे, पेड़ लगाना चाहे, पौधा लगाना चाहे तो निश्चित रूप से उसको जगह मिलना चाहिए। इसी बात में कोई संकट नहीं है। आपने दो और अच्छी बात कही, आपने कहा सोलर पैनल, वास्तव में बात सही है। बिना बिजली के हमारे यहाँ ये आज का दौर तो इसी प्रकार का है, लेकिन बिजली के लिए अगर परमात्मा ने शुरू से गुंजाइश निकाली और यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसका अभियान लगाने की बात कही है, तो सोलर सिटी आपने सांची को बनाया है। इसी अभियान को आगे चलाते हुए जहां जहां हो सकता है निश्चित रूप से सोलर पैनल के लिए अपन आगे बढ़ेंगे। और आपने प्लास्टिक को उपयोग, खास करके सिंगल यूज प्लास्टिक की बात कही है, मैं उससे भी सहमत हूँ। सरकार के आधार पर समाज को भी जागृत करेगा और समाज आप अपनी सबकी आवाज सुन रहा है। निश्चित रूप से प्लास्टिक के खतरे हम सब पहचानते हैं, लेकिन आज तो मैं आपको पुनः पर्यावरण सम्मेलन में बहुत अच्छा आयोजन की, लगातार इस संकल्प को आपने बनाते हुए चलाया है। परमात्मा करे आप सहस्त्रायु हो, हमेशा इसी अभियान से जुड़े रहे और इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में आप प्रेरणा देते रहे। राजनीतिक क्षेत्र में होने के बावजूद भी ये जो प्रेरणा दी है आपने, खास करके पर्यावरण के प्रति, ये कोई ऐसी सामान्य बात नहीं हो सकती। ये विलक्षण व्यक्तित्व ही होते हैं जो इस प्रकार की प्रेरणा देते हैं। मैं आपके पूरे उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ और परमात्मा करे आपके यश और बढ़ता जाए, जीवन की सब कुछ आकांक्षा आपने जो सुधी सब आपको दे और आपके माध्यम से हम सब भी गौरवान्वित होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मित्रों, प्रसिद्ध दिगंबर संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज विगत शनिवार रात वहां प्रयाण कर गए। लोगों में आध्यात्मिक जागृति के लिए उनके बहुमूल्य प्रयास सदैव स्मरण किए जाएंगे। समाज के लिए उनका अप्रतिम योगदान हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहता है। आइए हम सब खड़े होकर 2 मिनट मौन रहकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। भैया आपको डाउन होना पड़ेगा, भैया आपको बैठना पड़ेगा, भैया आपको बैठना, आप बैठ जाओ, आपका आप बैठ बस। ओम शांति। आभार के लिए मैं उपाध्यक्ष गोपाल चंद्र ऑफ कॉमर्स, प्रमुख उद्योगपति श्री सुनील जैन पासवे को आमंत्रित करता हूँ आए और आभार से नमस्कार। अति सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, वृक्षारोपण की सूत्रधार प्रणेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान एवं इस मंच पर उपस्थित सभी धर्मगुरु, सभी मंत्रीगण, क्योंकि समय काफी हो चुका है इसलिए मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ। आप सब लोग का पधारने का बहुत बहुत आभार। मैं आभारी हूँ श्री सीएम मोहन यादव जी का, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से कुछ पल निकालकर हम पर्यावरण मित्रों को अपने शब्दों से अभिभूत किया है। सभी वक्ताओं ने पर्यावरण पर अपनी अपनी बात रखी है, सोलर सिस्टम पर भी, उद्योग, सड़क निर्माण व घरों के निर्माण से बड़े पैमाने पर वृक्षों को काटा जा रहा है। हमको इसे वृक्षारोपण द्वारा ही संतुलित करना है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भोपाल शहर के पर्यावरण मित्र जिन्होंने इसमें रुचि दिखाई है, सभी सामाजिक संस्थाएं, भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, डॉक्टर्स एसोसिएशन, नर्सिंग एसोसिएशन, भोपाल डीलर एसोसिएशन एवं त्रिडई सागर ग्रुप कॉलेज, सेज ग्रुप कॉलेज, त्रिडई, हम उन सबका पर्यावरण मित्र की जो हमारी टीम है, कोर टीम है, हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं। और मैं अब ज्यादा समय न लेता हुआ हमारी कोर टीम है जिन्होंने यहाँ पिछले 1 हफ्ता से आज जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं वो हमारी कोर टीम की मेहनत है, उन सबका भी मैं आभार करता हूँ। और मैं आप सब लोगों से विनती करता हूँ कि कृपया आप लोग भोजन करके ही जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी है। विनम्र निवेदन, सस्वार आप भोजन लेकर जाए। आप सभी पर्यावरण सम्मेलन के इस कार्यक्रम में पधारे
अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय हम सभी को दिया। साथ ही हम बहुत बहुत आभारी हैं हमारे तमाम अतिथि महोदयों के, राजीव जी, अनिल जी, समीर ने इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।